हेलो छात्रों, हमारे ज्ञान सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम अग्निवीर के लिए, यूपी पुलिस के लिए और ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैं रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए एकदम बेसिक तरीके से रहेगा एकदम से। और एक बार आप रीजनिंग पढ़ लेंगे हमारे से तो दोबारा कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और मैं आपका साथ में नोट्स भी बनवाते चलूँगा कि आपको दिक्कत ना हो। और उसके बाद मैं जब ये 3 से 4 क्लास में बेसिक आपका लिखवा दूंगा, उसके बाद मैं आपके प्रश्नों को बारी बारी से प्रैक्टिस कराने का प्रयास करूंगा। यदि आप हमारे थ्योरी क्लास को अगर पढ़ लेंगे तो आपको कैलेंडर से कहीं से भी किसी भी एग्ज़ाम का यदि क्वेश्चन हो, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे अग्निवीर का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। लेकिन ये तभी होगा जब आप हमारी पूरी वीडियो को देख लेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे कि जो पेड कोर्स नहीं ले सकते हैं वो बेसिक तरीके से हमारे फ्री क्लासेस को पूर्णतः कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर कुछ भी छूट जाएगा तो हमें कमेंट्स में बता दीजिएगा। जो पेड कोर्स आपको 4000 5000 में मिलता है वो मैं आपको फ्री प्रोवाइड करा दूंगा। वो इसलिए कि ऑफलाइन में तो हमारे पास बच्चे बहुत हैं। जिस भी बच्चे को ऑफलाइन कोचिंग करनी है वह हमारे देवासरी 12 में मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वहाँ हमें संपर्क कर सकता है। बाकी छात्र जो दूर हैं वो ऑनलाइन फ्री पढ़ सकते हैं। तो आइए हम सीधा स्टार्ट करते हैं, आपका समय ना खराब करके। तो सबसे पहले कैलेंडर के मैं थोड़ी थ्योरी के बारे में जानना चाहते हैं। तो कैलेंडर सबसे पहले अगर डायरेक्ट मैं पढ़ा देता तो वो भी दिक्कत थी, क्योंकि कंसेप्ट नहीं क्लियर होता तो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। तो कैलेंडर के बारे में यदि हम थोड़ा सा थ्योरी, क्योंकि आप उसको लिखना भी है, साथ में नोट्स भी बनाते चलना है। एक बार आपकी नोट्स बन गई उसके बाद आपको उसी को हमेशा रिवीजन करना है। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास है कि कैलेंडर के पिता पोप ग्रेगरी को माना जाता है। इन्होंने जूलियस सीजर द्वारा निर्मित कैलेंडर को नए एवं आधुनिक तरीके से प्रस्तुत किया था। किसके को? जूलियस सीजर द्वारा। इसके पहले जो जूलियस सीजर ने कैलेंडर बनाया था तो उनके द्वारा जो भी कैलेंडर निर्मित था उसको पोप ग्रेगरी ने क्या किया था कि आधुनिक तरीके से इसको क्या किया था, प्रस्तुत किया था। और इन्हें वर्तमान में कैलेंडर का पिता कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना है। पूछा जाता है कि वर्तमान में कैलेंडर का पिता किसको कहा जाता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पोप ग्रेगरी को वर्तमान कैलेंडर का पिता कहा जाता है। यहाँ से एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाना है थ्योरी के रूप में। उसके बाद यदि हम बात करें, अगला पॉइंट हैशटैग का हमारा क्या है कि इनके नाम पर ही, इनके मतलब कि पोप ग्रेगरी के नाम पर ही हम वर्तमान कैलेंडर को, जो वर्तमान कैलेंडर हम इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेगरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं, जो कि वर्तमान में कैलेंडर के पिता माने जाते हैं। उन्हीं के नाम पर ग्रेगरियन कैलेंडर अभी वर्तमान में हम इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी दुनिया में। अगर आगे हम बात करें अगले पॉइंट पे, तो ये कैलेंडर का डिसीजन कैसे लिया गया, ये यहाँ पे देख सकते हैं कि हम कैसे डिसाइड किए कि कब लीप वर्ष होना है, कब साधारण वर्ष होना है। तो वो डिसाइड करता है जब पृथ्वी जो हमारी होती है सूर्य की परिक्रमा करती है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन लगभग 6 घंटे, मतलब कि एक पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन और लगभग 6 घंटे लगते हैं। तो ये चीज़ आपको याद, 6 घंटे का मतलब ये पूरा लगभग में हमने इसलिए लिया क्योंकि पूरा 6 घंटे तो होता नहीं है। इसी को हमने दिखा दिया यहाँ पे कि 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकेंड और 51 नैनो सेकेंड। अब लगभग में हम इसको मान लेते हैं कि पृथ्वी का सूर्य का परिक्रमा करने में 365 दिन और लगभग 6 घंटे लगते हैं। और यही जो समय है डिसाइड करता है, इसी कारण जो ये 365 दिन और लगभग 6 घंटे जो एक्स्ट्रा हो रहा है हमारा, यही डिसाइड करता है कि वर्ष 2 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। पहला हम कह सकते हैं कि साधारण वर्ष और दूसरा कह सकते हैं छात्रों लीप वर्ष। अगर यहाँ हम
साधारण वर्ष की बात करें तो मैं इसका भी थ्योरी लिखाऊंगा। थोड़ा सा इसके पहले मैं समझा दूंगा कि साधारण वर्ष उसे कहते हैं जो यदि हम उस वर्ष को 4 से डिवाइड करें, अगर वह पूर्णतः 4 से डिवाइड हो जाएगा और कोई भी शेषफल ना बचे तो उस वर्ष को साधारण वर्ष कहेंगे। यदि किसी भी वर्ष को यदि हम 4 से डिवाइड कर दें और वह पूर्णतः डिवाइड हो जाए, मतलब कि भागा लगाएं 4 से तो वह पूरा पूरा कट जाए, कोई भी शेषफल ना बचे, तो आप उसको लीप वर्ष कह सकते हैं। यहाँ पे 2 कंडीशन हमारी और आनी है। यदि हमारा लीप वर्ष होगा तो जो फरवरी माह होता है 28 दिन का ना होके 29 दिन का हो जाएगा, यदि लीप वर्ष होगा तो। अगर साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष में फरवरी हमेशा 28 दिन की रहेगी। तो आगे देखिएगा, अभी जब मैं साधारण वर्ष की बात कर रहा था तो आपको हमने इसके पहले बता ही दिया है और हमने आपको बोला है कि पूरा नोट्स प्रोवाइड करना है, तो हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। और हमारा जो अबाउट में टेलीग्राम चैनल होगा वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ फ्री में PDF मिलेगा। और यदि वहाँ से नहीं हो पाएगा तो आप मेरे चैनल के नाम से ही सर्च कर लेंगे ज्ञान सर मैथ क्लासेस, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा साधारण वर्ष क्या कहते हैं और साधारण वर्ष के बारे में कैसे जानेंगे। अभी हमने बताया कि वे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं साधारण वर्ष कहलाते हैं। इसमें जो साधारण वर्ष जो होता है उसमें जो ईयर होता है, वर्ष ना कितने दिन का होता है, 365 दिन का होगा। अगर कोई भी वर्ष साधारण होगा तो उस पूरे साल का जो दिन होगा ना वह 365 दिन होगा, और उस साल की जो फरवरी माह होगा वह 28 दिन का होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उदाहरण के रूप में अगर बात करें हम तो हमने दे दिया है कि 1990, 1994, 98, 2001 और 2007। यदि हम यहाँ से आपको प्रैक्टिकली दिखा दें कि क्या यह 1990 साधारण वर्ष है इस कंडीशन के अनुसार। अभी हमने आपको बताया कि जिस भी वर्ष को हम 4 से डिवाइड कर दें, अगर वह पूर्णतः ना कटे, मतलब कि पूर्णतः विभाजित ना हो, तो वह क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष। तो यहाँ से काटिएगा इसको, देखो 4 चौको 16, 19 था ना, 3 बच गया 39 हो गया, 4 नवाई 36, फिर बच गया 3 30 हो गया, और 4 सत्ते 28, 2 रिमाइंडर बच गया हमारा। मतलब यहाँ पूर्णतः नहीं कटा है। यहाँ पे जो रिमाइंडर बच गया हमारा बच गया कितना, और कितना होता है, 4 चौको 16, 3 19, और कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 में 39 हो गया, 4 9 36, 3 बच गया, हो गया 30, 4 सत्ते 28, और 2 रिमाइंडर हमारा यहाँ बच जा रहा है। अगर यही तो हमने बताया कि किसी भी वर्ष को यदि हम डिवीजन करें और वह पूर्णतः कट जाए, कोई भी रिमाइंडर ना बचे, ठीक है ना, तो क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष। 1990 4 से नहीं कटा, इसीलिए यह साधारण वर्ष है। और यहाँ नहीं कटा तो एक बात और भी कंफर्म हो गया कि जो इस साल की फरवरी होगी 1990 की, वह 28 दिन की होगी। कितने दिन की होगी, 28 दिन की। सेम 1994 भी आप चेक कर सकते हैं, तो यहाँ काट सकते हैं डायरेक्ट, लास्ट का दो डिजिट भी काट के आप चेक कर सकते हैं। अगर लास्ट का 2 कट जाएगा तो पूरा ऑटोमेटिक ही कट जाना है। तो ये लास्ट वाला काटेंगे तो 4 दूनी 8, 1 14, 4 से 2 कटना नहीं है, तो जाहिर सी बात है 1994 भी हमारा साधारण वर्ष ही होगा। यहाँ 98 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 18, 4 चौको 16, फिर 2 रिमाइंडर बच गया, और यह साधारण वर्ष ही कहलाएगा क्योंकि पूरा पूरा नहीं कट रहा है। 2001 भी नहीं कटेगा, और यहाँ 07 भी 4 से नहीं कटेगा। इसीलिए हमने बताया कि जिस भी वर्ष को हम 4 से विभाजित करें और वह 4 से पूर्णतः ना कटे तो वह कहलाएगा साधारण वर्ष। और प्रत्येक साधारण वर्ष में 365 दिन और 28 दिन की फरवरी होती है। अगर हम बात करें लीप वर्ष की सेम, तो इसमें क्या होता है कि वे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। मतलब ये कि किसी भी वर्ष को यदि हम 4 से भाग दें तो वह पूर्णतः कट जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा, तो वह कहलाएगा लीप वर्ष। और अगर लीप वर्ष होगा तो प्रत्येक लीप वर्ष में ये पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रत्येक लीप वर्ष में एक वर्ष में कितना होता है, 366 दिन होता है। वह इसलिए हो जाता है क्योंकि उस साल की जो फरवरी होती है वह 29 दिन की हो जाती है। कितने दिन की, 29 दिन की। इसीलिए 365 में 1 जाके जुड़ जाता है तो हो जाता है 366। यहाँ उदाहरण के रूप में देखेंगे
तो आप यहाँ से चेक करते हैं 1988, सन 2004, सन 2008, सन 2012, 1996। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा कट जाना है। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, पूरा कट गया है। 2004 को भी अगर 4 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। 4 पंचे 20 और 4 एक कम 4, कोई भी रेसिप्रोकल नहीं बचा। यहाँ भी 4 से काटोगे 4 से कट जाएगा, और 2012 भी 4 से कट जाएगा, और ये भी 4 से कट जाएगा। अभी हमने बताया किसी भी वर्ष को अगर 4 से हम डिवीजन करें, अगर वह पूरा कट जाएगा तो हो जाएगा साधारण लीप वर्ष, अगर नहीं कटेगा तो साधारण वर्ष। क्लियर ना? अभी भी सवालों में इसका इस्तेमाल होगा। अब हम बात करते हैं शताब्दी वर्ष के बारे में। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाएगी। तो आगे देखते हैं दोस्तों इसमें कि अभी हमने शताब्दी वर्ष के बारे में बताया कि शताब्दी वर्ष अभी हमने ऐसे जनरली पढ़ रहे थे, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो शताब्दी वर्ष भी तो आते हैं, और शताब्दी शब्द में ही आपका छिपा हुआ है 100। कितना छिपा है? 100। तो क्या है कि जो वे वर्ष जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वे वर्ष जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। अब केवल शताब्दी वर्ष आपको चेक करना हो तो एग्जाम्पल के रूप में, मतलब कि जो भी अगर पूरा 100 से डिवाइड हो जाए, कितना से डिवाइड हो जाए? 100 से, तो वह क्या कहलाएगा? शताब्दी वर्ष कहलाएगा। ठीक है ना? कोई भी है, जैसे 1600 ले लेंगे, 1700 ले लेंगे, 1800 ले लेंगे, 400 ले लेंगे, 4000 ले लेंगे। अगर वह 100 से पूर्णतः डिवाइड हो गया तो आपका शताब्दी वर्ष कहलाएगा। लेकिन शताब्दी वर्ष में भी 2 टाइप का शताब्दी वर्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये तो कंफर्म हो जाएगा कि किसी भी वर्ष को अगर 100 से भाग देते हैं तो पूरा कट जाएगा, तो शताब्दी वर्ष। उसके बाद 2 चीज़ें हमको पहचानना पड़ेगा कि क्या वह शताब्दी साधारण वर्ष है या शताब्दी लीप वर्ष है। इन दोनों को पहचानने के लिए हम फिर से क्या करेंगे कि 2 चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। वो ये है कि वे शताब्दी वर्ष, ऑलरेडी वह शताब्दी वर्ष होना ही चाहिए, फिर इसीलिए कह रहा है ये शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान देना है कि वे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते शताब्दी साधारण वर्ष कहलाते हैं। इसका मीन्स है कोई भी अगर शताब्दी वर्ष रहा, अगर हम उसको 400 से भाग दें तो 400 से भाग देने के बाद वह पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा। मतलब ये कि कुछ ना कुछ उसमें शेषफल बच जाएगा। तो यहाँ हम देखें कि 100 का 400 से भाग दोगे तो 1 रिमाइंडर बच जाना है, या तो नहीं, कुछ रिमाइंडर यहाँ बचबे नहीं करेगा, 1/4 के रूप में ही रहेगा। क्लियर ना? कम पड़ जा रहा है क्योंकि 100 में 400 का भागा जाएगा तो पॉइंट में चला जाएगा, और वही तो हमको चाहिए कि साधारण शताब्दी वर्ष में पूर्णतः विभाजित नहीं होना चाहिए। 100 400 से पूरा डिवाइड होगा क्या? कभी नहीं होगा। 200 का 400 भाग देंगे तो पूर्णतः नहीं कटेगा। 300 में भी 400 का भागा लगाएंगे तो नहीं कटेगा। 500 का 400 भाग देंगे तो तब भी नहीं कटेगा। तो मतलब कि जो भी वर्ष अगर 400 से हम भाग दें, अगर वो शताब्दी वर्ष है, अगर 400 से भाग दिए तो वह पूर्णतः नहीं कटा, तो उसको हम कह पाएंगे कि वह एक साधारण शताब्दी वर्ष है। क्या है? साधारण शताब्दी वर्ष। इसी तरीके से अगर आपको ये पहचानना हो कि शताब्दी लीप वर्ष कैसे पहचानना है, तो क्या करना है कि वे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, मतलब कि वे शताब्दी वर्ष अगर हम 400 से भाग लगाएं उसमें तो कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, तो हम कह पाएंगे कि वह शताब्दी लीप वर्ष है। और उदाहरण के रूप में हमने 400 ले लिया, 400 को यदि आप 400 से भाग देंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 800 में 400 से भाग लगाएंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 1200 भी 400 से कट जाएगा, 1600 भी कट जाएगा, और 2000 भी कट जाएगा। उसके बाद 2024 भी अगर काटेंगे 400 से तो ये भी कट जाना है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से ये हो गया आपका। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाते चलिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आपको याद रखेंगे तो थोड़ा सवाल लगाने में आपको और भी आसानी होगी। पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किसी भी साधारण वर्ष में वर्ष का जो प्रथम दिन होता है, मतलब कि 1 जनवरी, और अंतिम दिन
समान होते हैं, मतलब कि 31 दिसंबर। अगर कोई भी साधारण वर्ष होगा तो एक बात तो कंफर्म होगा कि जो 1 जनवरी का जो दिन होगा वह 31 दिसंबर का भी वही दिन होगा, यदि वह साधारण वर्ष होगा तो। उदाहरण के रूप में हमने ऐसे जनरली ले लिया है कि यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो जाहिर सी बात है कि 2018 जो है यह 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो एक बात तो कंफर्म है कि यह साधारण वर्ष है। तो अगर साधारण वर्ष का 1 जनवरी के दिन सोमवार था तो 31 दिसंबर के दिन भी क्या रहेगा, सोमवार ही रहेगा। यहाँ से आप आसानी से जवाब देख सकते हैं। अगर प्रथम दिन अंतिम दिन पूछेगा तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि 2019 में प्रथम दिन इतना था तो उसका अंतिम दिन क्या होगा। अगर उदाहरण हम ले लें ऐसे ही जनरली कि अगर 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था, कमेंट में सभी लोग ज़रूर जवाब दीजिएगा। 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था तो भैया 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले ये चेक करें क्या 2019 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। इसको 4 से भाग देंगे तो कटेगा तो है नहीं। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि ये साधारण वर्ष है। अगर साधारण वर्ष है तो पहला दिन उसका मंगलवार, तो अंतिम दिन भी मंगलवार ही होगा। यहाँ से ये पॉइंट आपका क्लियर होगा, ये उम्मीद करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है किसी भी लीप वर्ष में वर्ष के प्रथम दिन, अब लीप वर्ष की यहाँ बात कर रहा हमसे, प्रथम दिन एवं अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है। अर्थात कि अगर लीप वर्ष हुआ होगा तो प्रथम दिन जो भी होगा अंतिम दिन उससे 1 ज़्यादा होगा, मतलब कि अधिक होगा। तो यहाँ अगर हम जनरली उदाहरण ले लें ऐसे ही, तो 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था। अब देखेंगे क्या 2016 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो 2016 भैया ये है लीप वर्ष। तो 1 जनवरी को यदि शुक्रवार था तो जाहिर से बात अगर लीप वर्ष हुआ तो 31 दिसंबर को हमारा शुक्रवार में 1 दिन जोड़ देंगे। तो शुक्रवार के बाद क्या आता है, शनिवार। तो 31 दिसंबर 2016 को शनिवार होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कैलेंडर में सबसे ज़्यादा जो रोल अदा करता है ना, वह होता है एक्स्ट्रा डेज, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अतिरिक्त दिन। या तो अतिरिक्त दिन कह लीजिए, या तो एक्स्ट्रा डेज कह लीजिए, या तो इसको साधारण भाषा में कह लीजिए क्या चीज़, रिमाइंडर, मतलब कि शेषफल। क्लियर ना। जो शेषफल होता है उसी को हम अतिरिक्त दिन कहते हैं, इंग्लिश में उसी को एक्स्ट्रा डेज कहते हैं। तो कैसे जानेंगे भाई, इस कैलेंडर की स्थिति में केवल एक काम करेगा कैलकुलेशन। ये कह रहा है कि किसी भी संख्या में जो कि 7 से अधिक हो, तो यहाँ जो हमने एक्स्ट्रा डेज की बात करी है कि इसी को हम बोलते हैं अतिरिक्त दिन, इसी को बोलते हैं शेषफल। क्लियर ना। तो ये जो काम करेगा, ये 7 का जो हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे, 7 इसलिए इस्तेमाल किया है कि हमारे कैलेंडर में जो दिन होते हैं भैया वह 7 ही दिन होते हैं। समझ में आया ना, क्योंकि वही 7 दिन बार बार रिपीट होके आना है। ठीक है ना। और एक बात यहाँ और कंफर्म कर दे रहे हैं, प्रत्येक जो कैलेंडर होता है ना वह 400 सालों के बाद में रिपीट होता है। ठीक है ना। जो भी कैलेंडर हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, आज के 400 साल बाद वह फिर से वही कैलेंडर आना है जो आज कैलेंडर इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जो इस वर्ष का कैलेंडर है। तो ये भी हम अगले वीडियो में सीखेंगे कि कैलेंडर रिपीट कैसे होता है। ठीक है ना। और ये अजूबा नहीं है, ये ग्रेगरियन जॉन मेंडल का जो उन्होंने दिया था उसका भैया रूल है उनका, जो ग्रेगरियन का, पोप ग्रेगरियन का। तो यहाँ देखिएगा कह रहा है किसी भी संख्या में जो कि 7 से अधिक हो, क्योंकि 7 से कम रहेगा तो कोई ना कोई डेज तो दे के चला ही जाएगा। अभी हम बात करेंगे कि उस 7 दिनों को कोडिंग कैसे करेंगे इसके जस्ट बाद। क्लियर ना। तो किसी भी संख्या में जो कि 7 से अधिक हो तथा 7 से भाग देने पर, किससे भाग देंगे, 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है ना, अगर 7 से हम भाग देंगे चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, और जो शेष बचेगा वही क्या कहलाएगा, अतिरिक्त दिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा,
अतिरिक्त दिन, और जो अतिरिक्त दिन होता है यही उस महीने, उस साल या वो सवाल में अंतिम दिन का निर्धारण करता है। किसका? अंतिम दिन का। चाहे मान के चले जैसे 31 जनवरी जैसे उदाहरण ले लें हम, तो अगर हम ये कह दें जनरली कि 31 दिन के लिए, ठीक है ना, मतलब कोई 31 दिन का कोई एक दिन है, वो कह देगा आज मान लीजिए सोमवार है, आज क्या है? सोमवार। तो ये कह देगा कि 31 दिन बाद क्या होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे भैया 7 से भाग। कितना से भाग देंगे? 7 से भाग। तो 7 चौको 28, 3 बच गया शेषफल, और शेषफल ही डिसाइड करेगा कि कितना अंतिम दिन होना है। तो आज अगर सोमवार था तो 31 दिन बाद हम 3 जोड़ देंगे तो सोमवार में कितना हो जाएगा? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार हो जाएगा आज के 31 दिन बाद, यदि आज सोमवार है। तो अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको क्लियर करेंगे। पहले सबसे पहले थ्योरी ही हम लोग कंफर्म करते चलते हैं। क्लियर ना? तो क्या हमने ये बताया है कि किसी भी संख्या में यदि 7 से अधिक हो ना, और उसमें यदि 7 से भाग दे तो जो शेषफल बचेगा वही अंतिम दिन का निर्धारण करेगा। ठीक है ना? अगर आपको याद करना है कि महीना जो 12 हमारे पास जो मंथ होते हैं वह कितने कितने दिन के होते हैं, तो हमने आपको एक ट्रिक लिखा दिया है कि जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, मतलब कि जून नवंबर और अप्रैल और सितंबर ये 30 दिन के होते हैं। क्लियर ना? 28 29 दिन की फरवरी और बाकी सब 31। तो यहाँ से तो कंफर्म ही हो गया आपको कि जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर ये जो 4 महीने होते हैं वह 30 दिन के होते हैं, और फरवरी जो होती है कभी 28 की कभी 29 की। साधारण वर्ष होगा तो फरवरी 28 की, लीप वर्ष होगा तो फरवरी 29 की, और बाकी जो महीना हमारे पास बच गया वो 6 महीने, वह भैया क्या है? 31 दिन के होंगे। अगर छात्रों को याद नहीं होगा तो आप इस हाथ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना? अगर दिखाई दे रहा है तो कमेंट करिए। मैं यहाँ से बता रहा हूँ, अगर इस ट्रिक से ना आता हो आप यहाँ से अपना हाथ एग्जाम में करिएगा। जो ऊपर वाला होगा यह हमेशा 31 दिखाएगा, और जो नीचे वाला जो हाथ का होता है यह दिखाता है 30, केवल फरवरी को छोड़ के। क्लियर ना? तो यहाँ से हम जनवरी ले लेंगे, जनवरी 31 की हो गई, फरवरी 28 या 29 की होगी, ये आपको हटा ही देना है। उसके बाद मार्च 31, अप्रैल 30, उसके बाद हो जाएगा मई 31, मई के बाद क्या आ जाएगा? जून 30, जुलाई 31, फिर यहीं पे जाएंगे अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इससे आप जो ऊपर वाला होगा वो 31 बताएगा, जो नीचे वाला होगा वह 30 बताएगा, फरवरी को छोड़ के। तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। अब धीरे धीरे हम आगे की तरफ पहुँचते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम धीरे धीरे इस कैलेंडर की तरफ पहुँच रहे हैं। अभी तो हल्का सा थ्योरी था, अभी भी थोड़ा बहुत कंडीशन बची हुई है, क्योंकि बिना कंडीशन का सवाल कराना तो अच्छा नहीं है। तो आगे हम पहुँचते हैं, हम ये बात करें कि महीना कितने प्रकार का होता है। तो आधे लोग सोच रहे हैं कि यार महीना तो 12 होता है। क्लियर ना? लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि महीना कितने प्रकार का होता है। तो महीना छात्र होता है 4 प्रकार का। ठीक है ना? 4 प्रकार का क्या? कुछ महीने 31 दिन के होते हैं, कुछ महीने 30 दिन के होते हैं, और कुछ महीने 29 दिन, और कुछ महीने 28 दिन के होते हैं। क्लियर ना? इसीलिए हमने कहा कि जो महीना होता है वह 4 प्रकार का होता है। अभी हमने अतिरिक्त दिन सीखा कि किसी भी संख्या में यदि 7 से भाग दे दें तो जो भी शेषफल बचेगा वह अतिरिक्त दिन डिसाइड करेगा। तो अब हम निकालना चाहेंगे 31 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या। 31 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या। तो हमने यहाँ लिख लिया ऑलरेडी पहले। 31 को यदि 7 से भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 सते 28, 4 बार गया, 3 बचा, ऊपर लिख लेंगे। तो क्या हम इसको पढ़ सकते हैं कि 4 सही 3/7। इसका मतलब ये हुआ कि 31 दिन के यदि कोई महीना हुआ तो उसमें 4 सप्ताह होगा। आपको पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सभी को पता होगा। क्लियर ना? तो 4 सप्ताह, और जो ये बचा तो क्या हो गया? 31 दिन में 4 सप्ताह और 3 अतिरिक्त दिन हो गए। 3 क्या हो गए?
अतिरिक्त दिन। ठीक है ना। अभी हमने बताया जो ऊपर वाला एरिया होता है ना, ये शेषफल होता है और यही अतिरिक्त दिन का निर्धारण करता है। अगर इसमें यदि हम बात करें, यहाँ यदि आप भाग दोगे आप 4 सते 28 और 28 2 30, तो यहाँ हम देखेंगे कि 31 दिन का महीना होगा तो उसमें क्या होगा, 4 सप्ताह होगा और 2 अतिरिक्त दिन होगा। क्या होगा, 2 अतिरिक्त दिन होगा। अगर 30 का महीना होगा कोई तब। अगर हम 29 का कोई महीना लेंगे तो क्या होगा, 4 सते 28, 4 बार गया, 1 रिमाइंडर बचा, तो आप यहाँ से कह पाएंगे कि 29 के महीने में 4 सप्ताह और 1 अतिरिक्त दिन हुआ। जो शेषफल बचता है वही अतिरिक्त दिन का निर्धारण करता है। जो अतिरिक्त दिन होता है वह किसी भी महीने, किसी भी ईयर का अंतिम दिन निर्धारण करता है। क्लियर ना। 28 की यदि आप बात करोगे तो 28 का 7 से भागा लगाओ तो कितना जाएगा, 0 शेषफल बचेगा। ठीक है ना। तो यहाँ लिख पाओगे कि 28 का अगर महीना होगा तो केवल 4 सप्ताह होगा और 0 अतिरिक्त दिन होंगे। ये 4 पॉइंट यदि आपको याद है तो कैलेंडर का सवाल लगाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महीने की तो बात हम लोग कर लिए कि अगर 31 दिन का महीना होगा तो 4 सप्ताह 3 अतिरिक्त दिन, यही आपका मेन पॉइंट याद रखना। अगर 31 का महीना तो 3 अतिरिक्त दिन, 30 का महीना तो 2 अतिरिक्त दिन, 29 का महीना तो 2 अतिरिक्त दिन और 28 का महीना तो 0 अतिरिक्त दिन। ये आंकड़ा यदि आपको याद होगा तो जब सवाल लगाएंगे तो वहाँ फास्ट तरीके से हम काम करेंगे। क्लियर ना। अब हम बात करेंगे इसी तरीके से एक साधारण वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन होगा, ये भी तो बात आएगी ना। और एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितना दिन, 365 दिन। और किसी भी संख्या में यदि 7 से भाग देंगे तभी डिसाइड कर पाएंगे हम कि उसमें कितना अतिरिक्त दिन होगा। क्लियर ना। तो एक साल में अगर अतिरिक्त दिन निकालना है तो 365 में 7 से आप भागा लगाएंगे तो कितना चला जाएगा, 7 5 35। क्लियर ना। कितना बचा, 1 15 हो गया और 7 दूनी 14, 1 हमारे पास शेषफल बच गया। और यही डिसाइड करेगा, क्या हम इसको लिख सकते हैं कि एक साल में, ये पूछा भी जाता है कि एक साल में, एक साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 अतिरिक्त दिन होता है। क्लियर ना। एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितना होता है, 365। 7 से भागा लगाएंगे हो जाएगा 52 सही 1/7, तो कितना हो जाएगा, एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 अतिरिक्त दिन होगा। क्लियर ना। तो यहाँ आपको याद रख लेना है कि एक साधारण वर्ष में ये हमेशा रट ही लेना, ये समझ लेना। जैसे 31, तो 31 का कितना हो जाएगा, 3। 7 से मन में भाग लगाएंगे, 7 चौक 28, कितना शेषफल बचा, 3। याद ही एकदम करना है कि 31 का महीना हुआ तो 3 अतिरिक्त दिन, 30 का महीना हुआ तो 7 चौक 28 2 अतिरिक्त दिन, अगर 29 का महीना तो 1 अतिरिक्त दिन और 28 का महीना तो 0 अतिरिक्त दिन। ये आपको रटना ही पड़ेगा अगर सवाल को 10 सेकंड 12 सेकंड में करना है तो। इसी तरीके से आप यहाँ एक साल को भी देख सकते हैं। एक साल में जो अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है भैया वह 1 होती है। यह भी याद करना पड़ेगा कि एग्जाम में आपको निकालने का समय नहीं रहता है। इसी तरीके से हम निकलवा के बता दे रहे हैं कि आपको रटते कहाँ से है, निकाल के दिखा देंगे तब आपको मेन याद रहेगा कि आता कहाँ से है। अब देखिएगा, अगर एक लीप वर्ष की हम बात करें तो आपको याद होना चाहिए कि एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 इसलिए क्योंकि जो पृथ्वी घूम रही थी 365 और 6 घंटा, तो अगर 4 साल, देखिए एक साल में एक साल में इतना होता है ना, तो एक साल में 6 घंटा बढ़ा कि नहीं, तो 4 साल में 6 चौको 24 घंटा, 4 साल में 6 चौको 24 घंटा। इसीलिए प्रत्येक साल 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आता है। ठीक है ना। अभी कुछ लोगों को पता है नहीं होगा क्योंकि वो जो 6 घंटा एक्स्ट्रा था ना, 365 दिन 6 घंटा लगभग, वही 4 साल में इकट्ठा होके 24 घंटा बना लेता है और 24 घंटे को एक दिन ही तो कहते हैं। इसीलिए 4 साल में एक लीप वर्ष आता है और इस लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। क्लियर ना। तो 366 दिन को यदि हम बात करें तो इसमें 7 से भाग लगाएंगे तो हम एक लीप वर्ष में हम जान पाएंगे कि अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है।
और जितना कैलेंडर का सवाल होता है वह अतिरिक्त दिनों पर ही लगता है, मैक्सिमम सवाल, ठीक है ना। तो यहाँ अगर आप भागा लगाओगे तो कितने जा जाएगा 52 और 2 रिमाइंडर यहाँ से बच जाएगा आपका, क्योंकि वहाँ 1 बचा था 365 में था, 2 बच जाएगा। तो आप कह पाएंगे कि एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। ये भी आपको याद ही कर लेना होगा। उसके बाद अभी हमने जस्ट बताया कि प्रत्येक जो कैलेंडर होता है ना वह 400 सालों में रिपीट होता है। तो हम यहाँ से और भी सीखेंगे कि अगर 400 साल में रिपीट होता है तो जनरली हमने तो यहाँ से सीख लिया साधारण वर्ष और लीप वर्ष। एक चीज़ हमारा सीखना और भी बाकी रह गया, क्या हम सभी शताब्दी वर्ष को जो 400 में रिपीट होता है तो पहला जो 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन होगा वो निकाल लेंगे, फिर 200 का जो अतिरिक्त दिन होगा वो निकाल लेंगे, फिर 300 वर्षों में जो अतिरिक्त दिन होगा वो भी निकाल लेंगे, फिर 400 में जो अतिरिक्त दिन होगा 400 में वो भी निकाल लेंगे। इतना रटने के बाद आपको चाहिए, रटना तो नहीं है लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा, 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन, 200 में अतिरिक्त दिन, 300 में अतिरिक्त दिन और 400 वर्षों में, ये चारों भी आपको याद करना ही पड़ेगा। पहले तो मैं एक चार्ट बना दूंगा लेकिन ये मैं निकाल के भी दिखा दे रहा हूँ कि आखिर में आता कैसे है, क्लियर ना। तो सबसे पहले बंद नहीं करना है, 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन निकालेंगे, किस में निकालेंगे 100 वर्षों में। तो सभी छात्र जरा कमेंट करेंगे, ये ऑफलाइन वीडियो भले ही लेकिन मैं कमेंट आप लोग का ज़रूर पढ़ूंगा, अगर आप वीडियो देखना तो कमेंट जरूर करिएगा। तो एक बात बताइए, 100 वर्ष है, क्लियर ना। तो क्या 100 वर्ष में सभी वर्ष साधारण वर्ष ही होंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि ये 100 वर्ष है तो इसमें कुछ साधारण वर्ष भी होगा और कुछ भैया लीप वर्ष भी होगा कि नहीं होगा, क्लियर ना। तो इन 100 वर्षों में कुछ क्या होगा साधारण वर्ष और कुछ क्या होगा लीप वर्ष। अब जब चेक करना हो आपको, अभी हमने बताया था कि अगर चेक करना हो कि भाई कितना लीप वर्ष हुआ तो क्या हम 100 में यदि 4 से भाग लगाएं, 100 में 4 से भाग लगाएं तो कितनी बार जाएगा 25 बार। कितनी बार जाएगा 25 बार, क्योंकि 4 25 में 100 होता है। तो एक बात बताइए, 4 से जितनी बार ये गया है उतने बार में, मतलब एक बात तो कहूँ कि 100 सालों में 25 बार लीप वर्ष आया, क्या हम ये कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट ध्यान देना है कि जो हमारा सन 100 रहेगा वो तो शताब्दी वर्ष बना दिया ना, बना दिया कि नहीं। 1 से 99 तक तो ठीक है, 96 जो 1996 केवल 96 वर्ष होगा, सन 96 वो तो लीप वर्ष रहेगा, और जो 96 में हम 4 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, और जो 100 हुआ वह शताब्दी साधारण वर्ष बना दिया, ना कि लीप साधारण, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें से क्या कर देंगे 1 माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे 1 माइनस, क्योंकि जो 100वां साल था सन 100 वह लीप वर्ष नहीं था, क्लियर ना, क्योंकि वह एक शताब्दी साधारण वर्ष बन गया, इसीलिए हम 1 घटा दे रहे हैं, क्लियर ना। तो हमारे पास 24 लीप वर्ष बचेंगे। कितने लीप वर्ष? तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि इन 100 सालों में जो आपके पास लीप वर्ष होगा वह 24 लीप वर्ष होगा। कितना 24। एक बार बताइए, 100 साल में से 24 साल जब निकल जाएंगे तो कितना बचेगा 76। जब इस 100 में से 24 साल हमारे लीप वर्ष निकल गए तो 76 साल साधारण वर्ष होंगे उसमें, क्लियर ना। यहाँ के बाद अभी हमने 2 पॉइंट यहाँ लिखा भी है और आज भी बोर्ड पे लिखा भी है। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि आपको पता होना चाहिए कि एक साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन होता है। कितना अतिरिक्त दिन? 1 अतिरिक्त दिन। और एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होता है। इसी दिन के लिए हमने आपको ये बताया था कि अगर यहाँ से आप निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 76 गुणे 1, क्योंकि एक साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन, क्लियर ना। तो 76 साधारण वर्ष में 76 हो जाएगा, 76 एक कम 76, प्लस यहाँ से जोड़ लो इसको, प्लस देखो 1 लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन, तो 24 लीप ईयर्स में 24 गुणे 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको भैया थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे।
76 एक कम 76 प्लस 24 दूना 48 और यहाँ से आप क्या करेंगे कि 8 6 14 दिख रहा है ना, 8 6 14 और 7 4 कितना हो जाएगा 11 और 11 1 12। अब एक बात बताओ 124 होता एक दिन तो हो ही नहीं सकता। अभी हमने बताया था कि अगर 7 से जो भी संख्या अधिक आई तुरंत हम उसको 7 से भाग देंगे, तब डिसाइड कर पाएंगे भैया कितना अतिरिक्त दिन होगा। तो यहाँ आप कितना से भागा लगा देंगे 7 से, ठीक है ना। अगर 124 में हम 7 से भाग कर देंगे तो जो भी आपका बचेगा वो अतिरिक्त दिन डिसाइड करेगा। तो हमारा एक वर्ष मतलब 100 वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन आ जाएगा। अगर 124 में 7 से भाग लगाओ कितनी बार जाएगा, तो कितना जाएगा 7 एक कम 7। अभी क्योंकि जो कट रहा, क्योंकि रिमाइंडर का जरूरत है हमको, तो कितना हो जाएगा 7 एक कम 7। क्लियर ना। कितना बचा 7 5 12 बोल सकते हो, 7 5 12 तो 5 बचा ना, तो 54 हो गया। तो 7 से भाग तो कितना हो जाएगा 7 7 49, 7 7 49 तो कितना बचेगा फाइनली 5 ना। तो जो अतिरिक्त दिन हमारा आया वह छात्रों 5 दिन आया। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि 100 वर्ष में जो अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है वह 5 होती है। कितनी होती है 5। तो यहाँ से हम 100 वर्षों में हम डिफाइन कर पाए कि जो संख्या होती है अतिरिक्त दिनों की वह 5 होती है। अब हम इधर फिर से आपको 200 का निकाल के दिखा रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा, पहले 200 का सिखा दे रहे, ठीक है ना। अगर 200 वर्षों में हम सीखेंगे तो एक बात बताइए, क्या 200 वर्ष में केवल लीप वर्ष ही होगा क्या? 200 वर्षों में कुछ साधारण वर्ष भी होंगे और कुछ लीप वर्ष भी होंगे। जब तक हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इसमें कितने लीप वर्ष हैं, तब तक ये भी डिसाइड नहीं कर सकते कि उसमें मतलब कितने अतिरिक्त दिन होंगे। तो सबसे पहले अभी हम बगल में सिखाए हैं कि अतिरिक्त दिन यदि आपको निकालना मतलब लीप वर्ष निकालना हो तो आप भैया यहाँ 200 से भाग दे सकते हैं, मतलब 200 में 4 से भाग देंगे, क्योंकि जिस भी संख्या में 4 से भाग दिया जाता है अगर वह जितनी बार जाता है उतना लीप वर्ष होता है। या तो ये कह दें कि जिस भी संख्या में 4 से पूरा भाग चल जाए तो वह लीप वर्ष कहलाता है। क्लियर ना। यहाँ हमको उतनी बार निकालना है, तो हम यहाँ काटने का प्रयास करेंगे। जब यहाँ आप काटोगे तो कितना जाएगा 4 5 6 20, ये 50 बार आ गया। मतलब ये कि 200 वर्षों में 50 बार लीप वर्ष होगा। कितनी बार 50 बार लीप वर्ष होगा। लेकिन यहाँ एक पॉइंट और भी आपको ध्यान देना है, जो हमारे पास क्योंकि 1 से 200 तक काउंट हुआ ना, तो जो 100वां साल होगा सन 100 वह एक शताब्दी साधारण वर्ष होगा, लेकिन वो भी लीप वर्ष में काउंट हो गया क्योंकि 100 भी 4 से कट जाता है। क्लियर ना। तो वो 50 में एक्स्ट्रा हो गया। फिर दूसरा अगर पॉइंट हम बात करें तो ये जो 200 है, ये 200 भी 4 से पूरा कट गया, तो जो सन 200वां है सन 200 उसमें का भी एक एक्स्ट्रा काउंट हो गया। तो काउंट कितना हो गया हमारे पास, एक 100 वर्ष वाला एक 200 वर्ष वाला। तो हम 50 में से 2 घटा देंगे, 50 में से 2 घटा देंगे तो फाइनली हमारे पास 48 लीप वर्ष बच जाएंगे। यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब कंफर्म हो गया कि जो लीप वर्ष था हमारे पास वो 48 दिन, 48 लीप वर्ष, 48 दिन 48 लीप वर्ष। क्लियर ना। और जब 48 हो गया तो कितना बचा इसमें से 152 ना, क्योंकि 200 में से 48 वर्ष निकाल देंगे तो कितना बचेगा 152, जो कि 200 में से 48 जो होगा वो लीप वर्ष बताएगा और 152 जो वर्ष होगा वह साधारण बताएगा। यहाँ के बाद अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि एक साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन होता तो 1 से गुणा करा देंगे, प्लस 1 लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होता तो 2 से गुणा करा देंगे। 1 में 2 तो 48 में 48 गुणे 2। अगर एक साधारण वर्ष में 1 तो 152 में 152 गुणे 1। ऐसे हम 7 से भागा लगा देंगे तो फाइनली हमारा आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 152 प्लस 2 8 16 और 2 चौको 8 1 9, 152 प्लस 196 कितना हो जाएगा, जोड़ोगे कितना आ जाएगा 248 बटे 7। क्लियर ना। यहाँ से आप भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा 7 3 21 और 7 25 35 और यहाँ से 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ से आप डिसाइड कर पाएंगे कि 200 वर्षों में 3 अतिरिक्त दिन होते हैं।
कितना अतिरिक्त दिन? 3 अतिरिक्त दिन होते हैं, क्योंकि ये जो ऊपर वाला होता है यही अतिरिक्त दिन डिसाइड करता है। अब आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अभी मैं 300 वर्ष का और 4 वर्ष का भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से छात्रों आगे यदि हम देखेंगे तो आगे क्या है कि 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन कैसे होगा। तो यहाँ भी हम डिसाइड करेंगे पहले कि भैया इसमें लीप वर्ष कितना आना है, क्लियर ना। तो सबसे पहले 300 में आप 4 का भागा लगाएंगे तो वहाँ समझना है कितनी बार हमारे पास लीप वर्ष आए। तो कितना जाएगा? 4 सते 28, 4 सते 28, 2 हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20। तो यहाँ 75 तो आ गया, क्लियर ना, 75 बार गया है। तो 75 लीप वर्ष आ गया, लेकिन 75 लीप वर्ष है नहीं। अभी मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जो सन 100 होगा वह 1 शताब्दी वर्ष होगा। तो अगर यहाँ से आप काटोगे तो देखना 100, 200 और ये 300, ठीक है ना। ये 400 से कटेगा क्या? 400 से कटा क्या? नहीं। तो ये एक साधारण वर्ष देके गया, ये दूसरा साधारण वर्ष और ये तीसरा। लेकिन इस 75 में ये दोनों काउंट हो गए हैं, क्योंकि ये 4 से कट जाता है, इसीलिए 3 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया, 3 वर्ष। तो हमारे पास जो टोटल लीप वर्ष आएगा 300 वर्षों में वह 72 बार आएगा, क्योंकि जो सन 100 था, सन 200 था, सन 300 था, वह एक साधारण वर्ष था, वो शताब्दी साधारण वर्ष, क्लियर ना। इसीलिए वह 3 दिन इसमें एक्स्ट्रा हो जा रहा था। 75 में हमने 3 को घटा लिया, तो 72 हमारे पास पेवर लीप वर्ष बच जाएंगे। यहाँ हो जाएगा 72 लीप वर्ष। अगर 300 में से 72 आप घटाओगे कितना बच जाएगा? 228। कितना बचेगा? 228। अब यहाँ से निकाल लो कि एक साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन तो 1 से गुणा करा देंगे, और एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन तो भैया 72 में 2 से गुणा करा देंगे। 7 से भाग दे दोगे तो अतिरिक्त दिन आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 228 प्लस 2 दूना 4 और 2 सती 14/7। जोड़ो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा जोड़ोगे तो? 8 4 372। कितना आ जाएगा? 372/7। अब यहाँ से आप भागा लगाइए, कितना जाएगा? 7 25 35, कितना बचा? 2 22, कितना हो जाएगा? 7 3 21, एक हमारे पास एसपल बच गया। तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि जो 300 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या होगी ना, वह 1 होगी। 1 अतिरिक्त दिन 300 में होगा। अब सेम आदि ऐसे बात करते हैं हम 400 वर्षों में। तो यहाँ भी सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 400 में कितने लीप वर्ष होंगे। तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 100 बार, लेकिन क्या 100 लीप वर्ष होगा क्या? ना, क्योंकि इसमें से 3 दिन फिर से हमारा एक्स्ट्रा हो जाना है। अगला जो 400वां साल है वो तो क्या हो जाएगा? साधारण नहीं, वो हो जाएगा आपका शताब्दी लीप वर्ष, क्योंकि 400 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी जो 100वां साल है, 200वां साल है और 300वां साल है, वो साधारण वर्ष देगा, जो इसमें काउंट हो गया है। तो यहाँ आप फाइनली 100 में से 3 घटा देंगे तो आपके पास जो बचेगा वो 97 बार लीप वर्ष इसमें आएगा 400 वर्षों में। तो यहाँ आप लिख पाएंगे कि 400 वर्ष में 97 लीप वर्ष होंगे। अगर 400 में 97 आप घटा देंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 303 आपके साधारण वर्ष हो जाएंगे। यहाँ से एक साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन तो 303 गुणे 1, प्लस एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन तो 97 लीप वर्ष में 97 गुणे 2 लीप वर्ष बटे 7, क्योंकि किसी भी संख्या से जब तक 7 से भाग नहीं लगाएंगे, अगर वो 7 से ज़्यादा तो अतिरिक्त दिन निकाल नहीं पाएंगे, इसीलिए 7 से भाग लगा रहे हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 303, यहाँ 2 सती 14, 2 9 18 और 18 1 19, तो 303 प्लस 194/7। जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? लगभग 497 आ जाएगा। 4 3 7, 497। 7 से आप इसको भाग लगाओगे तो दिख ही रहा होगा, 7 7 49 और 7 1 7, मतलब 71 सही 0/7। मतलब कि जो अतिरिक्त दिनों की संख्या आई वह भैया 0 आई। कितना आ गई? 0। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो जो अभी हमने डिस्क्राइब करके सीखा है डेरिवेशन के माध्यम से, वो हमने इकट्ठा कर दिया है। यहाँ से आप याद कर सकते हैं, क्लियर ना। तो हमने इकट्ठा कर दिया है कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन 5, 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन 3, 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 और 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होती है। अब यहाँ एक हमने पॉइंट लिखा है कि कैलेंडर 400 वर्षों के लिए बनाए गए हैं और 400 वर्षों के बाद कैलेंडर की पुनरावृत्ति होती है।
अभी हमने आपको बताया था कि जो भी कैलेंडर होते हैं वह केवल 400 वर्षों के लिए बनाए जाते हैं, उसके बाद वह रिपीट होने लगता है। ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट है जो कि आपको आना ही चाहिए। इसमें आपने देख ही लिया होगा हेडिंग कि किसी भी शताब्दी का प्रथम एवं अंतिम दिन ज्ञात करना। शताब्दी की बात कर रहा है, मतलब कि 100 वर्षों का। तो शताब्दी का जो पहला दिन होता है वह सन 1 स्टार्ट होता है, और शताब्दी का जो अंतिम दिन स्टार्ट होता है वह 100वां साल होता है। इसी तरीके से प्रत्येक 100 साल को एक शताब्दी कहते हैं, क्योंकि शताब्दी वर्ड में ही आपके लिखा है शताब्दी, शत माने 100, तो 100 वर्षों को शताब्दी कहते हैं। कितने वर्षों को? 100 वर्षों को शताब्दी कहते हैं। तो सन 1 से सन 100 तक एक शताब्दी, ठीक है ना। और सन 101 से 200 तक दूसरी शताब्दी, सन 201 से 300 तक तीसरी शताब्दी, और सन 301 से 400 तक चौथी शताब्दी। क्लियर है ना, समझ में आया कि नहीं? तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि अभी हमने इसके पहले अगर ये दोनों चार्ट हटा दें तो हम ये निकाले थे कि 100 वर्षों में कितना अतिरिक्त दिन होता है, तो 5 अतिरिक्त दिन। 200 में कितना होता है, 3 अतिरिक्त दिन। 300 में होता है 1 अतिरिक्त दिन, और जो 400 में होता है वह कितना, 400 अतिरिक्त दिन। तो यहाँ से हम डिसाइड कर पाएंगे। और एक चार्ट हमने यहाँ और भी बनाया है, ये लिखा है हमने अतिरिक्त दिन बटे 7। किसी भी संख्या को यदि हम डिवीजन करेंगे तो जो शेषफल बचेगा वह अतिरिक्त दिन बताएगा। मतलब कि 7 से कम जो भी संख्या आएगी डिवीजन करने के बाद वह क्या डिसाइड करेगा, अतिरिक्त दिन डिसाइड करेगा। क्लियर ना। तो यहाँ देखिएगा, अगर भाग देने के बाद 0 आया, 0 कब आएगा, जब किसी भी संख्या को हम भाग देंगे कोई भी शेषफल नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में हम 0 कहेंगे। क्या कहेंगे, 0। अगर 0 आया तो रविवार मतलब कि संडे, 1 आया तो सोमवार, 2 बचेगा शेषफल तो मंगलवार, 3 बचेगा तो बुधवार, 4 बचेगा तो गुरुवार, 5 बचेगा तो शुक्रवार, और 6 बचेगा तो शनिवार। ये 6 भी आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये याद नहीं रहेगा तो आप जवाब कैसे दोगे। अब देखिएगा अतिरिक्त दिन, देखिए 5 है ना, तो 5 किसको डिसाइड करता है, शुक्रवार को। किसको डिसाइड करेगा, शुक्रवार को। और 3 किसको डिसाइड करेगा, बुधवार को। किसको, बुधवार को। और 1 क्या है, 1 को बोलते हैं सोमवार। क्या कहते हैं, सोमवार। और 0 को रविवार। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। देखो ये प्रथम दिन होगा और ये क्या है, अंतिम दिन होगा। समझ में आया ना। अच्छा ये हमने लिख दिया, और ये कैसे लिखा है हमने, ठीक है ना। तो देखो तिरछा लेके चलेंगे, ऐसे लेके जाएं। रविवार के बाद क्या आता है, जरा यहाँ देखिएगा, रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार। क्योंकि 0 के बाद क्या आता है, 1। 0 के बाद 1, तो रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार। क्लियर ना। अब देखना ऊपर से आ जाएंगे, शुक्रवार के बाद क्या आता है, शनिवार। बुधवार के बाद क्या आता है, गुरुवार। और सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार। तो यहाँ से आप ये वाला याद कर सकते हैं। क्लियर ना। तो यहाँ से एक पॉइंट आपको डिसाइड हो गया होगा कि किसी भी शताब्दी का जो प्रथम दिन होगा ना, वह क्या क्या हो सकता है, सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार। पूछा जाता है हमसे कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता है, तो शुक्रवार नहीं हो सकता, बुधवार नहीं हो सकता, और रविवार नहीं हो सकता। ठीक है ना। अगर ये पूछ लेगा किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा, चाहे आज से 20,000 साल बाद चले जाएं, अगर ये कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंतिम दिन क्या नहीं हो सकता, किसी भी शताब्दी के बारे में केवल बात कर रहा हूँ मैं। तो शताब्दी का जो अंतिम दिन क्या नहीं हो सकता है, वो हो सकता है शनिवार, गुरुवार और मंगलवार। क्लियर ना। ये पॉइंट आपको याद रखना ही पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही क्लास होल्ड करते हैं, और इस क्लास में मैं उम्मीद होगी कि आपको पूर्णतः इस कैलेंडर की थ्योरी समझ में आई गई होगी। अब हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चनों को करेंगे, तो उम्मीद है कि आपको 100% प्रत्येक क्वेश्चन लगाने का एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये वीडियो आप नोट्स भी बना लीजिएगा, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, तब दूसरा वीडियो देखिएगा। ये कैलेंडर के लिए प्रथम वीडियो है,
और यह बेसिक कैलेंडर का वीडियो है, आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आप लास्ट तक कोई वीडियो देख रहा है तो कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखेगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।